मंच पर उपस्थित कठुआ के डीडीसी चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, वाइस चेयरमैन डीडीसी रघुनंदन सिंह जी, हमारे डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल यादव जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरसी कोतवाल जी, रामलला कलिया जी बीडीसी चेयरमैन हीरानगर, सुदेश कुमार जी बीडीसी चेयरमैन डिंगा, यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, इस इलाके के लोग, हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम मैं पिछले वर्ष अगस्त 7 को आया था। मोटे तौर पर जो कठिनाई सामान्य रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि सामान्य नागरिकों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां जाकर के रोजमर्रा की समस्याएं वो बता सके। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बाकी राज्यों से थोड़ा भिन्न है। हम लोग क्या जिला, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन या तहसील और तहसील के नीचे ब्लॉक, लेकिन यहाँ कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो एक विचार आया कि हर जिले में 3-4 स्थान चिन्हित किए जाएं, जहां बुधवार को प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहें और सामान्य आदमी की जो कठिनाई है वो कठिनाई वहां बताई जाए और जो संभव समाधान है वो समाधान हो सके। इसके लिए ब्लॉक दिवस या मेगा ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम शुरू किया गया। मुझे लगता है कि उसका एक लाभ हुआ है। आज मैं जब आया तो जो विभिन्न स्टॉल्स लगे थे, मुझे जाने का अवसर मिला। आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। मोटे तौर पर जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार की हैं, करीब 54 के आसपास। विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले आवास, राशन, ये इस तरह के जो काम है, मैं देख रहा था कि 90%, 95% से ज्यादा अब लोगों को सामान्य रूप से ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम किसी बड़ी परियोजना के स्वीकृति का प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अब नई व्यवस्था में जो हमारे पंच, सरपंच हैं वो अपनी पंचायत की योजना बनाएंगे। हमारे जो डीडीसी के लोग हैं वो ब्लॉक स्तर पर योजना बनाएंगे और फिर जिला स्तर पर डीडीसी के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रशासन के लोग बैठ करके पूरे जनपद में किस तरह से कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होने हैं, इसका निर्णय होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये शायद पहला वर्ष होगा कि बजट पारित होने के ठीक एक दिन बाद 50% हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है विभिन्न विभागों को और जनपदों को भी भेज दिया गया। सामान्य रूप से 20 साल, 25 साल पहले जो परियोजना शुरू हुई थी, अभी कई लोगों ने बताया भी, वो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो अभी भी चल रही हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो मैं समझता हूं आपको बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वर्ष जो देश की संसद ने, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बजट दिया है जम्मू कश्मीर यूटी को,
1,08,661 करोड़, इसके पिछले वर्ष में 1,00,000 करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़। अब पूरे यूपी की आबादी पॉपुलेशन कितनी है? मोटे तौर पर 1,30,00,000। अगर देश के कुछ पिछड़े राज्यों का मैं जिक्र करूं, मैं बिहार की अगर बात करता हूं तो पिछले साल बिहार का बजट था 2,00,000 करोड़ का, और बिहार की आबादी है 11 करोड़ से ज्यादा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का पिछले साल का बजट था 5,00,000 करोड़ रुपए, और आबादी है 25 करोड़ से ज्यादा। तो ये बात समझने की है कि उत्तर प्रदेश, बिहार का जिक्र मैंने ये इसलिए किया कि ये राज्य भी कोई विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन उन राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में 7 गुना 8 गुना धन भारत सरकार देती रही है, और ये पिछले 3 साल में नहीं, बहुत लंबे समय से देती रही। फिर भी जिस कार्यक्रम में जाइए, मांगों की एक लंबी फहरिस्त रहती है। सामान्य रूप से ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक योजना बनी, और उस समय जो मानक तय हुए 1,000 आबादी के गांव इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएंगे। जहां बाकी राज्यों के लिए आबादी का मानक 1,000 था, वहीं हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर है, वो मानक 500 था। देश भर में इस तरह के गांव जुड़ गए, तब मानक में परिवर्तन किया भारत सरकार ने, और देश के बाकी राज्यों में 500 आबादी के गांव लिए जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में 250 आबादी के गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ दिए हैं। जब मैं पीछे हिसाब लगा रहा था तो मोटे तौर पर 970 गांव से ज्यादा, 973 गांव बचे हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं। अगर मैं बिजली की बात करूं, पिछले 6 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में देश में सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं जिस इलाके से आता हूं वो भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, पूरी उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में भी न्यूनतम 20-22 घंटे बिजली रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में भी 22 घंटे बिजली नहीं मिलती है। अभी पिछले दिनों एक विंटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था गुलमर्ग में, मैं गया था। वहां मैंने लोगों के बीच एक बात कही कि घाटी में पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ लोगों ने देखी। नहीं तो बर्फ गिरती थी तो बिजली नहीं रहती थी। ये विरासत में मिली हुई समस्याएं। यहां से पीने के पानी का भी सवाल उठाया गया। आप सबको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन नाम से एक योजना शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी मिले, नल से जल मिले, पाइप वाटर सबको मिले, शुद्ध पानी मिले, इसका इंतजाम उस योजना में हो रहा है। अभी 2 जिले यहां हैं जहां 100% काम हो गया है। फेज 2 में कई जिले हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में 6,346 करोड़ रुपए केवल पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 5,102 करोड़ रुपया ज्यादा है। इसका मतलब कि 13 जिले, यहाँ के 2 पहले हो गए, 13 जिले इस योजना में पूरी तरह से हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, इसका इंतजाम कर दिया गया। अब ये काम हो, ठीक से हो, इसकी निगरानी आप भी करिए। ये कोई न मनोज सिन्हा का पैसा है, न राघव लंगर का है, न राहुल यादव का है। आप भी देखें कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। सड़क की बात यहाँ कई लोगों ने उठाई है, मैं एक डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, RNB डिपार्टमेंट से लॉन्च कराया गया। उसमें एक आम नागरिक भी देख सकेगा कि हमारी ये सड़क किस योजना में स्वीकृत है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है, या सेंट्रल रोड फंड में स्वीकृत की गई है, या जिला योजना में स्वीकृत हुई है, या यूटी के फंड से बन रही है, कितनी लंबाई है सड़क की, कितने पैसे का आवंटन हुआ है और उसकी प्रगति क्या है, कितनी सड़क बनी है और कब तक पूरी हो जाएगी। एक यहाँ विशेष समस्या आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत सारी सड़कें फॉरेस्ट जंगल की जमीन से जाती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में दिलाने में काफी समय लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57 मामले छोड़ करके बाकी के सबके फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दिए गए हैं। जो बचे हैं उसको भी जल्द से जल्द स्वीकृति दिला दी जाएगी, ताकि सड़कों का काम समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। सड़क के मद में भी इस बार 4089 करोड़ रुपए दिया है, जो पिछले साल से 500 करोड़ ज्यादा है, और जरूरत पड़ी तो इस मद में और भी धन दिया जाएगा। टूरिज्म के लिए भी पिछले वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा दिया गया है। एक बात का जिक्र करना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। ये मैं कल आने के पहले देख रहा था, राजा हीरा सिंह जी को पढ़ रहा था, जिनके नाम पर ये सुंदर जमीन हीरानगर जानी जाती है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, अखबारों में हीरानगर को पढ़ा था जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, लेकिन आज आकर के हीरानगर देखने का अवसर मिला। मैं जब देखता हूँ जम्मू कश्मीर, तो जहाँ जाता हूँ पिछली याद भूल जाती है, लगता है कि और सुंदर जगह आ गया। अभी तक जहाँ मैं गया था उससे भी सुंदर हीरानगर आज मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मुझे लगता है जो काम हो रहे हो कि उनका रिव्यू मोटे तौर पर हम भी फीडबैक लेते हैं। और 257 पंचायतें हैं, क्यों 257 क्या क्या परियोजनाएं वहां स्वीकृत हुई हैं और उनकी गति क्या है। ऐसा भी इंतजाम अब तकनीक के कारण हो सकता है कि अपने घर पर बैठ करके कार्यालय पर इन सब चीजों को देखा जा सकता है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। जल्द ही 1 महीने में ये स्थिति होगी कि आपके किस पंचायत में कौन सा काम चल रहा है, उसकी गति क्या है, वहीं बैठ करके देखा जा सकेगा। अब यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं थी। 200 ट्रक फाइल श्रीनगर से जम्मू आती थी जब दरबार को होता था, और 200 ट्रक फाइल जम्मू से श्रीनगर जाती थी, और उसमें अगर आप काम लायक नहीं है तो आपकी फाइल गायब हो जाती थी। अब इस व्यवस्था को थोड़ा बदल दिया गया। अब ई ऑफिस पूरी तरह से सचिवालय हो गया है। 15 अप्रैल के बाद कोई फाइल हमारे कार्यालय में या मुख्य सचिव कार्यालय में नहीं आएगी। अब ई ऑफिस पूरी तरह से फंक्शनल होगा। जो डायरेक्टरेट है वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में वो भी हो जाएंगे। तो अब ये फाइल गुम होने का काम अब जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया, और इस बार जब दरबार जाएगा तो 200 की जगह केवल 10। सामान्य रूप से मैं समझता हूं कि लोगों के पैसे को बर्बाद करने का एक माध्यम था, जिसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसी में भलाई। मैं अब एक व्यक्ति की समस्या के बारे में यहाँ जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन जो आपकी वाजिब समस्या है, एक बात मैंने तय किया कि कहीं जा करके घोषणा कर देना, आपने ज्ञापन दिया और ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ कुछ होता नहीं। जो इस तरह की घोषणा करता है वो काम कभी नहीं होता है। तो काम को समझना, हमारे डिविजनल कमिश्नर यही हैं, हमारे डीसी यही हैं, अगर किसी विभाग से संबंधित है तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, वो स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, फिर आपको सूचना देना। मैं समझता हूं कि जब इस तरह के काम होते हैं तो निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर काम होते हैं और ठीक से काम होते हैं। सामान्य रूप से एक अच्छी व्यवस्था प्रशासन की जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो जन कल्याण
की योजनाएं हैं। मैं जब घूम रहा था, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी हमको बता रहे थे कि किसी में 97% हो गया है, किसी में 90% हो गया है। ये कोशिश हो रही है कि 100% लाभार्थियों को पूरा लाभ मिले और उसमें सीधे खाते में पैसा जाना है, इसलिए गुंजाइश भी कम हो गई। लेकिन लोग रास्ता उसमें भी निकाल लेते हैं, तो सतर्क भी रहने की जरूरत है। लोगों के इलाज के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत पहले से चल रहा था। जम्मू कश्मीर में बाकी जो लोग हैं जो आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं थे, बाकी सारी आबादी को बिना किसी भेदभाव के कि गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा प्रदान कर दी गई है और अधिकांश लोगों को गोल्डन कार्ड मिल गया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं भी पहल करके हर व्यक्ति को ये गोल्डन कार्ड मिल जाए, ताकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो तो मैं समझता हूं कि उसको किसी के दरवाजे न जाना पड़े, उसके इलाज का मुकम्मल इंतजाम यहाँ किया गया है। एक बजट इस बार, पिछली बार जब ब्लॉक बैक टू विलेज का कार्यक्रम मैं कर रहा था तो उस समय मोटा मोटी मैंने अनुमान लगाया था 4290 पंचायतें पूरे यूपी, तो शायद इक्का दुक्का पंचायतें थी जिनके पास 40 लाख रुपया थे, नहीं तो सामान्यतः हर पंचायत के पास 50 लाख से ज्यादा पैसा था। उसको हमने डबल कर दिया और शायद कोई एक पंचायत नहीं मिलेगी इस जम्मू कश्मीर यूपी में जिसके पास इस वर्ष 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा। लेकिन आपसे आग्रह है, चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष रूप से और आप सब नागरिकों से कि उस पैसे का सदुपयोग हो, ये सुनिश्चित करना केवल डीसी का और प्रशासन का काम नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में इससे मैं समझता हूं कि काम चलता नहीं है। अगर भगत सिंह हमारे घर में पैदा होगा तभी व्यवस्था ठीक होगी। और ये अगर आप सब इस पैसे का सदुपयोग करते हैं, जल संचयन का काम मुझे लगता है प्रशासन तो करेगा ही, लेकिन क्या पंचायतें अपने वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए इंतजाम नहीं कर सकती उस पैसे से? मोटे तौर पर ये ओपन डेफिकेशन फ्री है यूपी। सामान्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बन गए, क्या मनरेगा में 2-3 लोगों को हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि वो गांव की सफाई करें? मैं समझता हूं कि अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगी। अखबार और मीडिया के भी मित्र हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि ब्लॉक दिवस महज औपचारिकता रह गई। मैंने कहा जरा देखता हूं कि औपचारिकता है, इसलिए फिर जाना शुरू किया है। लेकिन एक बात मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ये ब्लॉक दिवस किसी योजना को स्वीकृत करने का कार्यक्रम नहीं है, ये सबके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी परियोजना स्वीकृत होगी तो उसकी एक व्यवस्था है। अगर जिले स्तर पर होनी है तो बीडी आप नीचे से बनेगी, जिले डिस्ट्रिक्ट प्लान जब बनेगा तो उसमें स्वीकृत होगी। यूटी के स्तर पर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे और यूटी के स्तर पर अलग बनेगा। इसलिए सामान्य रूप से ब्लॉक दिवस ये है कि जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, किसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, किसी को किसान सम्मान निधि किसी के खाते में नहीं जा रहा है, ट्रांसफार्मर जल गया है, सड़क में कोई छोटा मरम्मत का कार्य है, ये सामान्य रूप से इसके लिए ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है। और मैं समझता हूं कि हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं यहाँ, नौजवान भी हैं, और कई लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसे नवयुवक को आपने क्यों बना दिया?
मैं कहना चाहता हूं भाई, जो अच्छा काम करेगा उसी को अच्छी जगह पर लगाना, ये बहुत हो गया। तो मेरी अपेक्षा होगी कि जिस विभाग के कर्मचारी अगर ब्लॉक दिवस पर गैर हाजिर होते हैं तो मुझे लगता है उन्हें नौकरी करने का कोई हक नहीं। सामान्य जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम सेवारत हैं, और हमको भी संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारे भी परिवार के लोग कहीं रहते होंगे तो हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए, और अधिकांश लोग यहीं के नागरिक हैं, तो आप अपने लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, इस भाव से मैं समझता हूं कि इस काम को करने की जरूरत है। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान, सीमावर्ती इलाका होने के कारण आपकी अनेक विशिष्ट प्रकार की समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि कई मांग पत्र आपने दिया है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें विकास की गति और कैसे तेज की जाए, ताकि यहां राष्ट्र भक्ति की भावना सीमावर्ती इलाकों के लोगों में प्रबल रूप से प्रखर हो सके। किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अगर वो गोलाबारी का मुकाबला कर सकते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए इस प्रशासन का भी दायित्व है कि अधिकतम सुविधाएं ऐसे इलाके के लोगों को निश्चित रूप से मिले, खासतौर से नौजवान और किसान को। अब अनेक प्रकार के कानून थे यहाँ किसान के ट्रैक्टर पर भी रोड टैक्स लगता था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब न पावर टिलर पर है, न 3000 सीसी माने 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर अगर आप खरीदेंगे तो आपको कोई रोड टैक्स नहीं दिया जाएगा। एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन से जम्मू वंचित था, वो कानून भी बदल दिया है कि नहीं, जम्मू के लोग भी अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, जिस चीज का चाहे उस चीज का कर सकते हैं। एक कानून था आर्चर्ड लगाने के लिए भी सरकार से अनुमति, और आर्चर्ड काटने के लिए भी, उसे भी खत्म कर दिया है। जिस किसान की मर्जी हो वो आर्चर्ड लगावे, उस पर कोई रोक और किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन जिस किसान के पास है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उस कानून को भी खत्म कर दिया कि 1 कैनाल है तो भी लगावे, इसमें कौन सी रोक है। इस तरह की चीजों को काफी बदलने की कोशिश की गई है। 22 फरवरी को हीरानगर तहसील के 12 गांव तथा मणिन तहसील के 5 गांवों को सीमावर्ती गांव घोषित किया गया। मुझे किसी ने शिकायत की थी, मुझे किसी ने पत्र भेजा था, और उस आधार पर यह फैसला लिया गया। पिछली संख्या जोड़ करके देखें तो हीरानगर तथा मणिन के कुल 90 गांवों को सीमावर्ती गांव घोषित कर दिया गया है, और ये आरक्षण के दायरे में आ गए। अगर कोई छूट भी गया होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करिए, जो उसकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को आगे आने वाले दिनों में वैधानिक ढंग से लागू करा करके निश्चित रूप से उसे पूरा कराया जाएगा। 1589 बंकर बनाने का लक्ष्य रखा गया था यहाँ, जिसमें से 1497 व्यक्तिगत है और 92 सामुदायिक है। उसमें से 1521 बंकर जिसमें 1437 व्यक्तिगत है और 84 सामुदायिक है, इतने बंकर बना दिए गए। कठुआ जिले में 99 प्रोजेक्ट्स हैं जो अनंत काल से लटके हुए, उन्हें पूरा करने के लिए भी आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से 30 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। हीरानगर सब डिवीजन के 7 प्रोजेक्ट भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, जो लंबे समय से चल रहे थे। और जम्मू डिवीजन का नहीं, मैं कहूं कि पूरे यूटी का ड्राई पोर्ट भी यहीं बनने वाला है। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रेल की एक PSU है, वो इस काम को करेगी। दुबई पोर्ट के लोग भी आकर के जगह मांग रहे हैं, तो ड्राई पोर्ट और कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन भी मैं समझता हूँ इसी इलाके में बनेगा, ताकि आपका जो उत्पाद है, खासतौर से किसानों का जो उत्पाद है या यहाँ की जो लोकल पेंटिंग्स हैं या हैंडीक्राफ्ट है, वो अच्छे बाजार तक सुविधापूर्वक पहुँच सके, इसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं। जन अभियान की सफलता से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। बैक टू विलेज में एक फैसला हम लोगों ने किया था कि हर पंचायत में जो भी विजिटिंग ऑफिसर जाएगा वो 2 नौजवान को चिन्हित करेगा, जो नौजवान कुछ करना चाहता है।
मुझे खुशी है कि यहाँ 257 पंचायतों में 526 युवा बच्चे और बच्चियों को आर्थिक सहायता दी गई। और भी लोग अगर लेना चाहते हैं तो इसमें कोई सीमा नहीं है। और भी कोई नौजवान कुछ अपना रोजगार करना चाहता है तो आवेदन करे, निश्चित रूप से उसे सुविधा प्रदान कराई जाएगी। मैं मानता हूं कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के फंड, फंक्शन और फंक्शनरी पंचायतों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रशासन की भूमिका एक फैसिलिटेटर की भूमिका, लेकिन अब अगर हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूरी पंचायत को विश्वास में लेकर के काम करें। मुझे लगता है तब हम लंबे समय तक लोगों की निगाह में और लोगों के लिए आदर के व्यक्ति रहेंगे। और अगर हम मनमाना करेंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कब आप ताड़ पर है और कब खजूर से गिरकर जमीन पर आ जाएंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। तो मुझे लगता है इसका ध्यान हम सबको, कुछ समस्याओं का जिक्र हुआ है, आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी जब वहां से बोला जा रहा था। तो मुझे लगता हॉल में होने के कारण, पता नहीं मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, आवाज गूंज रही थी। जिन बातों का जिक्र हुआ उस पर भी मैं आगे आपसे करूंगा, लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि जन भागीदारी से ही विकास को गति दी जा सकती है। जिसके लिए काम हो रहा है, अगर उसको समझ में आता है कि काम हो रहा है, तब तो मैं मानता हूं कि काम हुआ। और जिसके लिए काम, हमको सड़क बन रही है आपके गांव के लिए, अगर आपको लाभ नहीं है तो ऐसी सड़क का कोई अर्थ मैं नहीं मानता। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नौजवान निश्चित रूप से देश और दुनिया में बेरोजगारी है, कोविड ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी है। तो एक तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो का SOP का पालन करना, ये हम निश्चित रूप से तय करें। वैक्सीनेशन, जो लोग उस श्रेणी में आते हैं, जो लोग बाहर हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि डॉक्टर और हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग तो कर ही रहे हैं कोशिश। जो 45 साल के ऊपर हैं, कृपा करके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अपना करा लें। जितना तेजी से हम वैक्सीनेशन करेंगे, जितनी सावधानी हम बरतेंगे, मुझे लगता है उतनी ही जल्दी इस संक्रमण पर हम विजय पा सकेंगे।